देश की प्रथम महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले के 193वां जन्मदिन के मौके पर पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में उनका जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी विनय सोरेन, दरभंगा हाउस अंबेडकर चेयर की एचओडी सीमा प्रसाद और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हुलास मांझी ने किया। हम आपको बता दें कि 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में उनका जन्म हुआ था। इस खास मौके पर पॉलिटिकल साइंस विभाग के एचओडी विनय सोरेन और अंबेडकर चेयर की एचओडी सीमा प्रसाद ने सावित्रीबाई फुले की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, बोलने की आज़ादी नहीं थी, लोग अपना मुंह तक नहीं खोल सकते थे, ऐसे वक्त में सावित्रीबाई फुले ने देश में शिक्षा की अलख जगाई और करोड़ों महिलाओं की जिंदगियां बदलने का काम की। सुनिए पटना यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी विनय सोरेन और अंबेडकर चेयर की एचओडी सीमा प्रसाद का सावित्रीबाई फुले पर ये शानदार स्पीच। ये हमारे पूरे के पूरे दोनों ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों एग्ज़ामिनी बैच हो गए हैं और वो लोग एग्ज़ाम में व्यस्त हैं, और इसलिए ये कार्यक्रम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम लोग एक कॉमेमोरेट करने के लिए एक ऐसे महापुरुष महिलाओं का हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिनका योगदान हम लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं, मेरे अन्य जो कलीग्स हैं इस पर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं, आई थिंक एक ही बात अपने आप में काफ़ी स्पष्ट कर देता है कि जब भी हम घर में प्रवेश करते हैं और अपने घर की महिलाएं जो हैं, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, जब उनको देखते हैं और तब हमें इस बात को भूल जाते हैं आज वो जिस मुकाम में है, कहीं ना कहीं हमारी माता जो है सावित्रीबाई फुले का ही है, और उनका योगदान है, उनका जो लीगेसी रहा है, उनका जो प्रोत्साहन रहा है, उनके द्वारा है। जितने भी यहाँ पर महिलाएं यहाँ आप बैठ कर के जो पढ़ रही हैं, और ये पुरुष विद्यार्थी से अधिक जो है हमारे यहाँ एनरोलमेंट जो है महिलाओं का ही रहा है। ये सारा का कहीं ना कहीं श्रेय हमारे माता सावित्री का ही जाता है। हमें बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम जो है इतने इसके बावजूद भी कि हमारे विद्यार्थी यहाँ नहीं थे, ये हो पा रहा है, और हुलेश जी भी काफ़ी इस पर उनका योगदान रहा है। Respected HOD, Department of Political Science, Professor Vinay Soren, my dear colleague, Professor Rakesh Ranjan sir, हमारे अंबेडकर चेयर के डॉक्टर हुलेश मांझी असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारे शोधार्थीगण यहाँ पर विनीत, सुजीत, हिमांश, सब लोग बैठे हुए, विकास जो पुराना विद्यार्थी यहाँ का रहा है, और सभी लोग को बहुत बहुत आपका स्वागत है इस कक्ष में। आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, खासकर हम महिलाओं के लिए। ये महिलाएं जो आधी आबादी हैं, आधी आबादी जो यहाँ इस देश के स्तर पे या फिर विश्व के पैमाने पर शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। तो सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले के 193वें जयंती पर हम लोग इस पुनीत अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये दिन है इस उनको श्रद्धांजलि देने का कि महिलाओं को अगर शिक्षित करना है, उन्हें ऊर्जावान बनाना है और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना है, तो शिक्षित करो उन्हें, ये इनका नारा था जिसको लेकर वो चली थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी नारा है
अपने समय के लिए बहुत ही, और आज भी है। इसके पीछे अगर हम देखें इतिहास को, तो जिस परिस्थिति में उन्होंने इस बीड़ा को उठाया था कि महिलाओं को शिक्षित करना है, खासकर वैसे समाज से आने वाली महिलाएं या लोग जो हाशिए पर रह रहे हों, द मार्जिनलाइज्ड, जो बिल्कुल कमज़ोर वर्ग से आ रहे हों, कमज़ोर जाति से आ रहे हों, क्योंकि हमारा समाज, हमारा जो भारतीय समाज है वो जातिगत व्यवस्था के तहत में किस प्रकार से श्रापित हो जाता है भेदभाव को लेकर, ये हमें सभी पता है। और किस प्रकार से शोषण जो है सदियों से चला रहा है अच्छी खासी आबादी की, जिसमें महिलाएं अगर 50% हैं लगभग, तो समझिए कि उनके ऊपर कितने स्तर का शोषण उनके ऊपर होता है। इसीलिए हम लोग जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, लैंगिक समानता, लैंगिक न्याय की बात करते हैं हम लोग, कि उनके ऊपर एक तो लैंगिक यानी कि जेंडर के आधार पर, दूसरी जाति के आधार पर, और तीसरी बात भी आ जाती है यहाँ पर कि वर्ग की बात करें, यानी कि अगर आर्थिक आधार पर बात करें तो वहाँ भी वो बहुत शोषित हैं, क्योंकि हमें पता है कि महिलाएं सबसे गरीब वर्ग हो जाती हैं अगर हम विश्व के पैमाने पर या भारत के पैमाने पर भी देखें, चाहे वो संपत्ति में अधिकार की बात हो या संसाधनों का स्वामित्व हो या उस पहुंच या अवसर संसाधनों का उपभोग का, इन सभी मामलों में बहुत पिछड़ जाती हैं। तो एक त्रिस्तरीय जो है शोषण महिलाओं का होता है। माता सावित्रीबाई फूले जब अपने समय में आवाज़ उठाती हैं, उनके लिए व्यवस्था करती हैं। अब खुद तो जब शादी हुई थी 9 साल में महात्मा ज्योतिराव फूले से, तो उस समय उनकी कोमल वर्ष 9 साल की और उस अशिक्षित थी। वो उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा, और वो पढ़ लिख करके एक शिक्षिका बनी, प्रशिक्षित 2 जगहों से उन्होंने प्रशिक्षण पाया, और 1831 में उन्होंने जन्म लिया। 1848 में एक स्कूल वो खोलती हैं बच्चियों के लिए। तो इतने कोमल उम्र में उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया। तो शिक्षा के संभावनाओं को उन्होंने पहचाना, कैसे समाज में परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है शिक्षा के माध्यम से, ये उन्होंने पहचाना, और इसके लिए उन्होंने लोग को सजग करना शुरू किया। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समाज उस समय किस परिस्थिति में, हम समझ सकते हैं करीब 250 साल पहले की बात, किस कुंठाओं में जी रहा था, किस प्रकार से अंधविश्वास, बाल विवाह, फिर कम उम्र में बाल विवाह हो गया, विधवाओं का विवाह नहीं होना, बच्चियों का पढ़ना बिल्कुल ही सोच से परे था। उस समय में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान जो है उन्होंने केंद्रित किया, और अपने पति के साथ ऐसे आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, एक सोशल मूवमेंट कहें, वो उन्होंने शुरू किया। तो महिला सशक्तिकरण की जो आज हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत हम अपने भारतीय समाज में इस समय हम पाते हैं कि उसका उन्नयन होता है। और सशक्तिकरण जो महिलाओं की बात करते हैं हम आज, तो उसके साथ साथ ये बात कि समाज में अगर समाज को उन्नत करना है तो महिलाओं को आगे आना होगा, क्योंकि एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। बाबा साहब ने भी इस बात को भली भांति समझा, इनसे प्रोत्साहन लेकर वे शिक्षा के महत्व को लोगों के समक्ष उन्होंने रखा था, कि इसीलिए उनका नारा भी था, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सारी बातें, इन बातों को हम देखते हैं कि फूले जो दंपति थे उनके कार्य में ये झलकता है। जिस स्कूल को उन्होंने, विद्यालय को स्थापित किया, वहाँ बच्चियाँ आकर बेड़ियों से मुक्त होकर शिक्षा ग्रहण करती हैं, अपना ज्ञान अर्जित करती हैं वहाँ, और अपने आप को सशक्त करती हैं।
तो स्थिति ये है कि हम लोग उनके इस क्रांतिकारी योगदान को आज हम याद करते हैं। खासकर अगर हम आज के संदर्भ में देखें, आज के वर्तमान समाज हो, खासकर स्वतंत्रता के बाद जो समाज है, हम स्वतंत्र होते हैं और हम एक नागरिक के जैसे जी रहे हैं। आज एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के तौर पे हम जी रहे हैं। जब हम राज्य स्थापित होता है तो एक संस्थाओं के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि समाज में परिवर्तन लाया जाए। संविधान का निर्माण किया जाता है, संविधान को हम मानते हैं कि हमारी पहचान बन जाती है और हम संविधान के माध्यम से, संविधान के आधार पे संस्थाओं को स्थापित कर ये मानते हैं कि हम हस्तक्षेप करेंगे समाज में तो उसकी जो कुंठाएं हैं, उनमें जो कमज़ोरियां हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो संस्थाओं के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम इस पे कहीं ना कहीं परिवर्तन लाएं समाज में। तो जब आज के दिन जब राज्य हमारा अपना है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, लेकिन उस समय जो सरकार थी वो विदेशी सरकार थी, तब उन्होंने बीड़ा उठाया था, तो पता चलता है कितना क्रांतिकारी और कितना साहस भरा काम उन्होंने दुस्साहस उस समय किया था और वो दुस्साहस करके उन्होंने दिखा दिया कि कितना सकारात्मक इसका परिणाम। और आज भी ये उन्होंने जो एजेंडा, जिस प्राथमिकता को स्थापित किया, आज भी हमारा समाज लेकर चल रहा है। जो समाज की स्थिति है, जहाँ तक साक्षरता की बात करें तो भारत में मान लीजिए अगर 80s में अगर 80% में अगर पुरुषों का साक्षरता दर है तो महिलाओं का 64 के आसपास आ जाता है और बिहार में 55 पर हम आ जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने जिन प्राथमिकता को रखा है आज भी हमें पूरा करना है। आज हम उसमें भी बहुत काम अभी बाकी है, अधूरा है यह कार्य। तो आज राज्य के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये हम मानकर चले थे और ये काम किया भी गया। नेहरूवियन अगर हम इस युग को देखें तो बहुत सारी संस्थाएं स्थापित की गई पूरे भारतवर्ष में, जिसके माध्यम से सभी को शिक्षा का अवसर मिल रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि जिनके पास संसाधन था वही आगे बढ़ पाए और इसीलिए सामाजिक न्याय की बात जो है आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था के आधार पर ये बहुत बड़ा भेदभाव जो है उत्पन्न कर रहा था, बहुत विभेद पैदा कर रहा था समाज में। भूमंडलीकरण भी आ जाता है और भूमंडलीकरण के दौर में जो स्थिति है कि सामाजिक क्षेत्र जो है ज़्यादातर लोकप्रिय क्षेत्र से निकल करके ज़्यादातर पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल्स और स्पेशलाइज्ड लोगों की बात, उनके दायरे की बात मान ली जा रही है। तो वैसे में क्या हो रहा है कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, जो समाज की तरफ से प्राथमिकता है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जा रही हैं। और जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम है, शिक्षा का, अधिकार दिलाने का, अधिकार को स्थापित करने का, वो सब कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, क्योंकि आज मुनाफा और कॉरपोरेट इनका जो हिस्सेदारी है वो कहीं नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए सामाजिक क्षेत्र कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, जिसमें शिक्षा एक बहुत बड़ा अंश हो जाता है इसका। तो आज इसलिए इस समय में हमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को याद रखना और समझना कि इस तरह से राज्य को कहीं ना कहीं इस तरह से विलोप होता हुआ राज्य को वापस लाना होगा इस क्षेत्र में, उसको अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में हम इस निजी क्षेत्र या बाज़ार से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। माता सावित्रीबाई फूले के बताए हुए रास्ते पर चलकर महिला सशक्तिकरण और समाज का सशक्तिकरण जो है वो तभी संभव होगा जब राज्य सहारा देगा उन कमज़ोर, पिछड़े, हाशिए पर रहने वाले समाज को। माता सावित्रीबाई फूले की 193वीं जयंती मना रहे हैं और जैसा प्रोफेसर विनय सोरेन सर ने भी कहा और जैसा प्रोफेसर सीमा प्रसाद मैडम ने भी कहा कि उस स्थिति में आज से 250 वर्ष पहले जब महिला शिक्षा की बात होती थी तो कहीं कुछ नहीं था, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज। विदेशों में कुछ कॉलेज हुआ करते थे
लेकिन वहाँ भी महिलाओं की संख्या बहुत ही कम होती थी। और भारत तो शुरू से ही बड़ा ट्रेडिशनल सोसाइटी यहाँ का रहा है, बहुत ही परंपरागत समाज रहा है। संपन्नता भारत में पहले से रही है, एंशिएंट पीरियड से भी, लेकिन हम जब समाज की बात करते हैं तो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्सी तो समाज में थी। और उस स्थिति में माता सावित्री बाई फुले ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, और उसमें जो साधन संपन्न वर्ग थे, साधनहीन वर्ग थे, किसी को शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, किसी में जागरूकता नहीं थी, लेकिन माता सावित्री बाई फुले ने पहले स्कूल की स्थापना की 1948 में, मात्र 17 वर्ष की उम्र में। तो आप सोच सकते हैं कि आज से 193 वर्ष पहले एक लेडी का, एक महिला का जन्म होता है जिन्होंने समाज सुधार को किया। उस समय जितने भी सत्ता में जितने भी लोग थे, राजा महाराजा थे, सब आपसी संघर्ष में लगे हुए थे कैसे हमारी सत्ता बने रहे, लेकिन किसी के पास कोई वैकल्पिक ऐसा सामाजिक कार्यक्रम नहीं था। लेकिन माता सावित्री बाई फुले ने इस कार्यक्रम को उठाया, और शिक्षा जिसके बदौलत कोई भी देश प्रगति कर सकता है, उसमें महिला साक्षरता, महिला शिक्षा पर उन्होंने बहुत अधिक फोकस किया। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। प्रोफेसर विनय सोरेन सर हमारे बीच में हैं, और हमेशा से जब भी कार्यक्रम होते रहे हैं वो ज़रूर समय निकालते हैं। आज बहुत अधिक व्यस्तता थी, हम लोग एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट गए थे, वहाँ पर एग्जामिनेशन को भी देखना था, लेकिन फिर भी समय निकाल कर प्रोफेसर साहब यहाँ पर आए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्रोफेसर सीमा प्रसाद मैडम, जिनके सौजन्य से ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं, और वैसे कुछ नए कार्यक्रमों की उन्होंने शुरुआत की जो पहले आज से 5 साल 6 साल पहले नहीं हुआ करते थे। जैसे माता सावित्री बाई फुले की जयंती पहले हम नहीं मनाते थे, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से लगातार हम मना रहे हैं। कुछ ऐसा संजोग है, एग्जामिनेशन बीच में पड़ गए हैं कि हम बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए हमारे, और वो भी मिस करेंगे, लेकिन अगली बार फिर हम बड़े पैमाने पर इसे आयोजित करेंगे। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन कार्यक्रमों में डॉक्टर हुलेश मांझी जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है अम्बेडकर चेयर के, उनकी बढ़ चढ़ के भागीदारी रहती है, और कई बार मुझे लगता है कि मैडम को भी ये याद दिलाते हैं 10 दिन 15 दिन पहले कि मैम ये कार्यक्रम करना है, और फिर सारी जिम्मेवारी ये उठाते हैं, सारा जो भी रहता है सेटअप सब कुछ करते हैं। हमारे बीच में कई रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, विनीत जी हैं, सुजीत जी हैं, धीरज जी हैं, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद है।